हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आशा करता हूँ आप सभी लोग काफ़ी अच्छे से होंगे और अपना ध्यान काफ़ी अच्छे से रख रहे होंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के अपना न्यूज़पेपर डिस्कशन। जो सबसे पहली न्यूज़ है वो ये है कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने एडवाइस किया है गवर्नमेंट को कि एक प्रॉपर डाटाबेस बनाया जाए माइग्रेंट्स को लेके। और ये जो डाटाबेस हो वो स्टेट तक ही बेस्ड ना रहे, ये नेशनल डाटाबेस हो और इसे प्रॉपरली गवर्न किया जाए, जिससे आने वाले टाइम में जो भी सोशल सिक्योरिटी कवर उन्हें दिया जाए तो वो उसके लिए आराम से बाध्य हो। यानी कि प्रॉपर डाटा अगर होगा तो अच्छे से सोशल सिक्योरिटी स्कीम जो भी हम लेके आएंगे वो अच्छे से इंप्लीमेंट हो पाएगी। और ऑफिशियल्स ने पूछा भी है कि वो एक्सप्लेन करें कि अगर जो बेटर कोऑर्डिनेशन हो सकता था बिटवीन स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स, उसके साथ अगर जो एक अच्छा कोऑर्डिनेशन कर सकते थे तो कहीं ना कहीं जो इतना बड़ा माइग्रेशन था इसको रोका जा सकता था और इसके कुछ और भी फर्दर स्टेप्स हो सकते थे। तो उसके ऊपर भी एक एक्सप्लेनेशन मांगा है ऑफिशियल्स ने। और एक अपना कंसर्न भी उठाया है कि जो ब्लैक मार्केटिंग चल रही है अभी एसेंशियल ड्रग्स की, उसके लिए लेकर गवर्नमेंट क्या स्टेप्स ले रही है। तो हमारे लिए अभी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस न्यूज़ में कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, यानी कि पार्लियामेंट्री जो कमेटीज होती हैं वो क्या है और कितने तरह की होती हैं। तो अगर देखा जाए तो पार्लियामेंट को बहुत सारे कॉम्प्लेक्स काम करने होते हैं, डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, उसके काफ़ी ज़्यादा वाइड एरिया होता है पार्लियामेंट का। तो जो कमेटी जो पार्लियामेंट बनाता है उनको पार्लियामेंट्री कमेटी कहते हैं और ये अपॉइंट या इलेक्ट की जाती हैं बाय द हाउस, यानी कि लोकसभा या राज्यसभा के स्पीकर या चेयरमैन इनको अपॉइंट करता है या इलेक्ट करता है फॉर द पर्पस। ये दो तरह की होती हैं, एक तो स्टैंडिंग कमेटी और एक होती है एडहॉक कमेटीज। स्टैंडिंग कमेटीज जो होती हैं वो फिक्स टेन्योर के लिए होती हैं, यानी कि उनका एक टेन्योर फिक्स रहता है और ये परमानेंट होती हैं। और एडहॉक कमेटीज जो होती हैं इनको स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया जाता है और जब इनका काम खत्म हो जाता है तो ये स्थगित हो जाती हैं जब ये अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देती हैं जिस काम के लिए बनाई होती हैं। और एडहॉक कमेटीज भी दो तरह की होती हैं, एक होती है एडवाइजरी कमेटीज और एक होती है इंक्वायरी कमेटीज। एडवाइजरी कमेटीज वो होती हैं जब हमें कोई बिल पास करना होता है तो उसके बेस्ड पर हमें पहले एडवाइजरी कमेटीज बनानी पड़ती है जो सजेशंस दे। जैसे जीएसटी के लिए जीएसटी कमेटी बनाई गई थी। और इंक्वायरी कमेटीज जो होती हैं जैसे 2G स्कैम हुआ, बोफोर्स स्कैम हुआ, उसमें जो भी इंक्वायरी वो करेंगे तो उसके लिए इंक्वायरी कमेटीज होती हैं। ये पार्लियामेंट्री कमेटीज ही होती हैं। तो डिफरेंस समझ में आ गया होगा आपको स्टैंडिंग कमेटीज और एडहॉक कमेटीज में। इनका जो सेक्रेटरिएट होता है वो लोकसभा या राज्यसभा का सेक्रेटरिएट ही कोई बनाया जाता है, वही प्रोवाइड कराता है इन्हें। अपॉइंट की जाती हैं या इलेक्ट की जाती हैं, जो स्पीकर होता है या चेयरमैन होता है वही इनको नॉमिनेट करता है। तो याद रखना है स्टैंडिंग कमेटीज जो होती हैं वो परमानेंट होती हैं, उनका टेन्योर फिक्स रहता है। एडहॉक कमेटीज का टेन्योर कोई फिक्स नहीं रहता है, ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाई जाती हैं। अगर हम बात करें डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टैंडिंग कमेटीज तो उसमें जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टैंडिंग कमेटीज हैं उसमें सबसे जरूरी होती है पहले है डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटीज, जो करीब 24 डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज हैं। इनका जो मेन फंक्शन है वो सिक्योर और अकाउंटेबल जो एग्जीक्यूटिव जो रोल है पार्लियामेंट के लिए उसको शो करता है। और इनका जो टर्म होता है ये 1 साल से ज्यादा एक्सीड नहीं करता है। दूसरी होती है फाइनेंशियल कमिटीज, जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी होती है इसके अंदर। मतलब जो फाइनेंशियल कमिटीज में अगर हम फर्दर डिवीजन देखें तो इसमें पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, एस्टिमेट्स कमेटी है और कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स है। और बात करें कमेटी ऑन इंक्वायरी तो इसमें कमेटी ऑन पेटिशंस है, कमेटी ऑफ प्रिविलेजेस एथिक्स कमेटी है, कमेटी टू स्क्रूटनीज एंड कंट्रोल। इसमें अगर हम देखें तो इसमें 5 हैं, कमेटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंस, कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, committee on papers laid on the table, committee on welfare of SC and STs, committee on empowerment of women, and last one is joint committee on offices of profit। और एक और जो कमेटी है, जो कमिटीज रिलेटेड टू द डे टू डे बिजनेस ऑफ द हाउस, यानी कि डे टू डे जो भी काम होगा उसके ऊपर जो रिलेटेड कमिटीज है उनका उसके अंदर जो फर्दर डिवीजन है वो है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, कमिटी ऑन प्राइवेट मेंबर्स बिल्स एंड रेजोल्यूशंस, रूल्स कमेटी, कमिटी ऑन एब्सेंस ऑफ मेंबर्स फ्रॉम सिटिंग ऑफ द हाउस। लास्ट है हाउस कीपिंग कमिटीज। इसका फर्दर डिवीजन है जनरल पर्पस ऑफ कमिटीज, हाउस कमिटी, लाइब्रेरी कमिटी, जॉइंट कमिटी ऑन सैलरीज एंड अलाउंस ऑफ द मेंबर्स। तो याद रखना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वो ये है डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज और फाइनेंशियल कमिटीज। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारी स्टैंडिंग कमिटीज के अंडर। तो पार्लियामेंट्री कमिटीज दो तरह की, स्टैंडिंग कमिटीज और एडहॉक कमिटीज। स्टैंडिंग कमिटीज जिनका फिक्स टेन्योर होता है और एडहॉक कमिटीज जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाई जाती हैं। अगर हम बात करें पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज में तो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज।
और एक है फाइनेंशियल कमिटीज। इनके बारे में आप और ज्यादा अच्छे से पढ़ सकते हैं जाके, ये आपके लिए होमवर्क भी हो सकता है कि जाके आप इनके बारे में पढ़ें, तो आपका एक टॉपिक यहाँ पार्लियामेंट्री कमिटी से रिलेटेड यहीं पे फिनिश हो जाएगा, और अगर आपने पढ़ा है तो आपका रिवाइज भी हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज, सब्सक्राइब जरूर करें। तो आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट न्यूज पर। तो वो बात कर रही है इंडिजीनियस बग्स, जो इन्वेसिव पेस्ट हैं, जो यानी कि हम बात करें अगर जो एलियन पेस्ट होती हैं, यानी कि जो बाहर के होते हैं, बेसिकली उनका हैबिटेट होता नहीं है उस जगह का, लेकिन वो बाहर से आती हैं ड्यू टू मूवमेंट्स, जितने जो माइग्रेशंस वगैरह होते हैं या पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर वगैरह होता है, उसकी वजह से उनका हैबिटेट ना होके वो फिर भी ग्रो करने लग जाए, तो उनको कहते हैं इन्वेसिव पेस्ट। तो अभी बात करी जा रही है कि एक इन्वेसिव पेस्ट है व्हाइट फ्लाई, और ये बेसिकली बोला जा रहा है कि ये जमाइका से ओरिजिनेट हुई थी 1896 में, और इसको फ्लोरिडा यूएस में सबसे पहले 1909 में देखा गया था। तो एग्रीकल्चर सॉरी अकॉर्डिंग टू इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च यानी कि आईसीआर के द्वारा हमें 3 इंडिजीनियस बग्स मिले हैं जो इसके ऊपर ही फीड करते हैं, यानी कि ये हमारे लिए दिक्कत देते थे इन्वेसिव पेस्ट, यानी कि एलियन जो पेस्ट होते हैं या एलियन स्पेशीज जो होती हैं, वो बेसिकली दिक्कत ये देती हैं कि ये जल्दी ग्रो करती हैं, और जो आसपास का एटमॉस्फेयर होता है यानी आसपास की जो स्पेशीज होती हैं उनको बढ़ने नहीं देती हैं, उनकी ग्रोथ के ऊपर डोमिनेट करती हैं, और उनके ऊपर अपना फीड यानी कि अपना जो खाना होता है उनके ऊपर बनाती हैं, उनसे अपना खाना लेती हैं, यानी कि उन्हें सरवाइव नहीं करने देती हैं आसपास के। तो अभी इंडिया में ही अब 3 इंडिजीनियस ऐसे बग्स मिले हैं जो इनके ही ऊपर हावी हो रहे हैं। तो बेसिकली उसी के बारे में बात करी जा रही है। अगर डाटा का देखें तो करीब जो पेस्ट होते हैं वो 30 से 35% क्रॉप को इंडिया की क्रॉप को एनुअली डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और अगर बात करें 118 नए एग्जोटिक पेस्ट जो है फार्मर्स को काफी दिक्कत दे रहे हैं इस टाइम पे, और जो सबसे ज्यादा देता था वो व्हाइट फ्लाई है, जो गुआवा वगैरह बेसिकली ज्यादातर ये गुआवा पे लगता था और उनको ज्यादा दिक्कत देता था। ये सबसे पहले 1986 जमाइका में देखा गया था, और इसको नोटिस जब किया फ्लोरिडा में यूएसए में, तब इसको इन्वेसिव पेस्ट का दर्जा दिया। अगर हम व्हाइट फ्लाई की बात करें, इसका जो टेक्निकल नेम है वो है एलेरुथरिक्सस फ्लोस्कस, और ये एक इन्वेसिव और पॉलीफेगस है, यानी कि क्रिएचर दैट फीड्स ऑन वेरियस काइंड्स ऑफ फूड, यानी कि ये जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड्स होते हैं उन पे अपने आप अपना खाना बनाता है। अगर बात करें जो हमें 3 इंडिजीनियस जो बग्स मिले हैं उसमें से 2 जो हैं वो बेसिकली बात करी जा रही है लेडी बर्ड बीटल्स ही हैं, और एक जो वो ग्रीन लेसविंग फ्लाई है जो कि न्यूरोपेट्रा ऑर्डर का है। और ये जो है ये पूरी तरीके से जो व्हाइट फ्लाइज हैं उन्हीं के ऊपर अपना क्या कहते हैं वो अपना खाना बनाते हैं, यानी कि वही उसका खाना है, व्हाइट फ्लाइज जो है वही इनका खाना है। और इनकी जो स्टेज होती है, एक्टिव स्टेज होती है, वो 10 से 12 दिन की होती है, और ये उसी में अपने जो फ्लाइज वगैरह हैं वो और ज्यादा ग्रो कर लेते हैं। और अगर हम आगे बात करें इन्वेसिव और एलियन फ्लाइज स्पीसीज क्या होती हैं, तो उसके बारे में हम बताते हैं कि ये होती तो बाहर की हैं, लेकिन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से ये क्या होता है इन्वेसिव, यानी कि ये बाहर से दूसरे हैबिटेट में आ जाती हैं, और उसकी वजह से जो उसका नेचुरल एरिया होता है वो जो नेचुरल एरिया होता है वो वहां ग्रो ना करके, जहां उनका जो माइग्रेशन या पॉलन ग्रीन की वजह से जहां उनका दूसरा हैबिटेट नहीं भी है वहां ग्रो करने लग जाती हैं, और उसकी वजह से क्या होता है ये इकोलॉजिकल इम्बेलेंस भी क्रिएट करती हैं। और जो मेन रीजन होता है इनका जो ट्रांसफर का, मतलब इनहेबिटेट जहां नहीं है इनका वहां पे भी जाके ग्रो करने का मेन जो रीजन अगर देखा जाता है वो है मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स अराउंड द वर्ल्ड इंक्रीजेस द अपॉर्चुनिटी, यानी कि इनके अपॉर्चुनिटी और ज्यादा बढ़ा देता है टू द इंट्रोडक्शन ऑफ आईएएस, यानी कि इन्वेसिव एलियन स्पीसीज। तो देखा जाए ये होती तो नेटिव जगह की नहीं है, लेकिन दूसरी जगह पे ग्रो कर रही होती है, इसलिए इनको इन्वेसिव या एलियन स्पीसीज बोला जाता है। दैट्स ऑल फॉर इन्वेसिव स्पीसीज। अब बात करते हैं हम थोड़ा इन्फ्लिनेशन अलर्ट के ऊपर, काफी अच्छा एडिटोरियल आया है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, पहले इन्फ्लिनेशन को देखें। तो इन्फ्लिनेशन बेसिकली एक सिचुएशन होती है जहां पे जो प्राइस लेवल होता है वो बढ़ता चला जाता है, लेकिन जो परचेसिंग पावर ऑफ मनी है यानी कि वो घटती चली जाती है, एक स्टैग्नेशन वाली कंडीशन आ जाती है। अगर इन सिंपल वर्ड्स अगर बोला जाए, इन्फ्लेशन इज अ कंडीशन फॉर प्राइस राइज, जब पैसा बढ़ने लगे और डिमांड उतनी ही रहे
तो उसको इन्फ्लेशन बोलते हैं। और इसके दो रीजन होते हैं, इंक्रीज इन डिमांड, एक तो डिमांड ज्यादा होगी तो यानी कि सीधी सी बात है, अगर डिमांड ज्यादा है तो उसका पैसा खुद ही बढ़ेगा, प्राइस राइज होगा। एक होता है सप्लाई रिड्यूस हो जाना और पैसा रिड्यूस नहीं होना, यानी कि जो कॉस्ट है वो रिड्यूस नहीं होती है, तो और सप्लाई रिड्यूस हो जाती है, तो वो भी एक इन्फ्लेशन का कारण होता है। और इसको तीन तरीके से मेजर किया जाता है, एक प्रोड्यूसर लेवल पे, एक होलसेल लेवल पे और एक रिटेलर लेवल यानी कि कंज्यूमर लेवल पे। इंडिया में अभी प्रोड्यूसर लेवल पे इसको नहीं मेजर किया जाता है अभी, बट प्रपोज किया गया है, बट देखते हैं आने वाले टाइम में कब प्रोड्यूसर लेवल पे इसको मेजर किया जाए। और अगर हम बात करें होलसेल लेवल पे, तो होलसेल लेवल का जो इसको हेडलाइन इन्फ्लेशन भी बोलते हैं, और इसका जो WPI है यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स, जो इंडेक्स रिलीज करते हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री रिलीज करती है। इसमें 676 आइटम्स होते हैं जिसके बेसिस पर इंडेक्स को मेजर किया जाता है। और बट इसमें क्या होता है, WPI डज नॉट इंक्लूड सर्विसेज, इसमें सर्विसेज को इंक्लूड नहीं किया जाता है, बस गुड्स को ही इंक्लूड किया जाता है, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज में सिर्फ गुड्स को ही कंसिडर करा जाता है। इस वजह से ये जो होलसेल प्राइस इंडेक्स था हम 2014 तक फॉलो करते थे, लेकिन बट क्या हुआ 2014 में थोड़े रिफॉर्म किए गए बाई रघुराम राजन, हमारे जो फॉर्मर गवर्नर रहे आरबीआई के, उन्होंने थोड़ा सा रिफॉर्म किया और हमारा जो इन्फ्लेशन जो हम मेजर करते थे वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे ला दिया हमने, WPI को हटा दिया क्योंकि इसमें सर्विसेज को इंक्लूड नहीं किया जाता था। तो इसी वजह से रिटेलर पे हम चले गए, क्योंकि अगर देखा जाए तो इसमें एक बोटल नेक प्रोड्यूस हो जाती थी कि प्रोड्यूसर और होलसेलर के बीच में रिलेशन नहीं बन पाता था, क्योंकि अगर हमें अच्छे से अगर इन्फ्लेशन वो देखना है तो वो जो एंड प्रोडक्ट, जो कंप्लीट प्रोडक्ट जो कंज्यूमर के हाथ में है उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग ही मेजर करना चाहिए ना। ये थोड़ी के किस प्राइस पे वो बना है वो हमारे लिए मैटर नहीं करता, किस प्राइस पे कंज्यूमर के हाथ में गया है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करता है। इसीलिए जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे हम अपना मेजर करने लगे जो इन्फ्लेशन रेट था। इसमें क्या था, कंज्यूमर ऑफन डायरेक्टली बाइज फ्रॉम रिटेलर, यानी कि इन्फ्लेशन एट रिटेल लेवल पे हम देखें तो जो कंज्यूमर है वो रिटेलर से डायरेक्ट बाय करेगा, तो उसकी प्राइस पे जो जो उसका प्राइस होगा वो गवर्न करेगा, वो एक्चुअल रिफ्लेक्ट करेगा कि क्या इन्फ्लेशन है। इसलिए इंडिया जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे अपना इन्फ्लेशन रेट मेजर करता है। इसमें 260 कॉमोडिटीज होती हैं इंक्लूडिंग सर्टेन सर्विसेज टू, यानी कि इसमें सर्विसेज भी ऐड होती हैं, इसलिए हमारा जो इन्फ्लेशन रेट है वो CPI पे मेजर किया जाता है। अब बात करते थे एडिटोरियल की, कि एडिटोरियल में क्या दिया जा रहा है, तो बात करी जा रही है कि कोविड-19 की वजह से इकोनॉमी में काफी ज्यादा वर्सन मतलब इफेक्ट देखा जा रहा है, बहुत बुरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है हमारी इकोनॉमी। तो उसकी वजह से क्या इन्फ्लेशन रेट काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अगर जून का ही रिटेल इन्फ्लेशन हम देखें तो वो 6.1% रहा है, जो काफी सोचने विचार योग्य है, क्योंकि आरबीआई के अकॉर्डिंग जो हमारे जो हमारा इन्फ्लेशन रेट होना चाहिए वो करीब होना चाहिए 4 ± 2, यानी कि मैक्स टू मैक्स 6 हो सकता है और लो 2 हो सकता है। तो वहां से हम काफी ऊपर जा चुके हैं 6.1%, और ये तब का है जब इकोनॉमी दोबारा से रीओपन करी गई थी लॉकडाउन के बाद। अगर हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का अच्छे से देखें तो जो फूड एंड बेवरेजेस का ग्रुप का अगर हम पूरा मेजर देखें, इंडेक्स देखें, तो वो करीब 7.3% के रेट से बढ़ रहा है। और जो पल्सेस रहे या दूसरे प्रोटीन सोर्सेज वगैरह रहे, दाल वगैरह उससे रिलेटेड, उनका करीब 16.7% से बढ़ रहा है। मीट एंड फिश जो है 16.2%, और मिल्क एंड उससे रिलेटेड डेरिवेटिव्स का 8.4%, यानी कि अगर हम देखा जाए सारे सेक्शंस में हमारा जो इन्फ्लेशन रेट है वो काफी ज्यादा हाई जा रहा है। अगर बात करें इन्फ्लेशन भले ही फूड कैटेगरी में बढ़ रहा है, लेकिन वेजिटेबल्स और फ्रूट के टाइम पे, यानी कि लॉकडाउन के बाद जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का जो इन्फ्लेशन रेट था वो उसमें अलग ही देखने को मिला। जो वेजिटेबल्स का था वो तो उल्टा कम हुआ, यानी कि वो 0.7% उल्टा कम हो गया, यानी कि 0.2 से भी बहुत ज्यादा कम लोअर पर है। और जो वेजिटेबल्स का जो डिफ्लेशन रेट है वो 1.9% पे रहा, यानी कि 2 भी क्रॉस नहीं किया है। तो अगर देखा जाए फूड कैटेगरी में काफी ज्यादा इन्फ्लेशन हाई रहा है, और जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं उसमें काफी डिफ्लेशन रहा है, यानी कि बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन कम रहा है। और ट्रांसपोर्ट और प्राइस जो पेट्रोल प्राइस वगैरह, पेट्रोल और डीजल प्राइस बढ़े हैं, उसकी वजह से ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन में भी एक अच्छा खासा जंप देखा गया है, करीब 7.1% का जंप रहा है। अगर बात करें अभी
जून में मॉनसून आना आ गया है, स्टार्ट हो गया है, और काफ़ी टाइमली, अच्छे टाइम पर ही है, मतलब जो उसका ऑनसेट है वो एकदम टाइम पर है। और अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस बार अच्छी रेनफॉल भी होगी, तो इसकी वजह से क्या होता है, ये एक मोमेंटम जरूर दे रहा है एग्रीरियन को, यानी कि जो हमारी एग्रीरियन इकोनॉमी है उसको मोमेंटम तो देगा, लेकिन जो अच्छी बारिश होती है और अच्छी खेती जो होती है वो भी एक उसकी वजह से क्या होता है, जो प्राइस जो होते हैं वो इतने ज़्यादा हाई नहीं पहुंच पाते, टू हाई नहीं पहुंच पाते, एक मॉडरेट रेट ही रह जाता है सब्जी और जो भी हमारा जो भी हम एग्रीकल्चर से हम प्रोड्यूस करेंगे, दाल रहे या कुछ भी फूड एंड पल्सेस वगैरह में रहे, फ्रूट्स या वेजिटेबल्स में रहे, तो इनका एक मॉडरेट ही रहेगा, उसमें कुछ ज़्यादा अच्छा खासा प्राइसेस हमको देखने को नहीं मिलेगा। तो यानी कि देखा जाए कि अच्छी बारिश है, लेकिन स्टिल अभी की सिचुएशन में देखें तो उल्टा वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हैं, ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं। और गुड्स एंड सर्विसेज का अगर बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली वीक हो चुके हैं, और वीक डिमांड की वजह से उन्हें भी सस्टेन करने में दिक्कत आ रही है, जो अदर गुड्स एंड सर्विसेज हमारे सेक्टर्स हैं उसमें। अगर स्टील कंपनी की बात करें, स्टील कंपनी ने अपने पैसे बढ़ा दिए हैं टू कॉम्बैट कोविड 19 पेंडेमिक, उसकी वजह से जो दिक्कत आने वाली है, जो उसकी कॉस्ट है वो कोविड 19 की वजह से बढ़ा दी गई है। अगर बात करें इंडियन बिजनेस आउटलुक सर्वे जो कि मंडे को रिलीज हुआ, उसने दिखाया कि सेंटीमेंट्स काफी नेगेटिव हैं जून के लिए, और ये पहली बार हुआ है 11 साल के अंदर जब से वो इस तरीके का आउटलुक सर्वे निकालते हैं। तो बताई जा रही है कि ये इससे और ज्यादा कॉन्फिडेंस ड्रॉप होने वाला है, आने वाले टाइम में और ज्यादा कंडीशन हार्श होने वाली है। और अगर आरबीआई के टारगेट की बात करें तो 6% अपर बाउंड पे था और लोअर बाउंड पे 2% था, तो उसके अकॉर्डिंग जो है, जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी है वो बहुत ज़्यादा हार्श प्रॉब्लम फेस करने वाली है, उनको अब रिवाइव करने के लिए कुछ और मेजर्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि एक सिर्फ रेट कट ही इकोनॉमी को रिवाइव नहीं कर पाएगा, और ज़्यादा रेट कट करना तो जो हमारा प्राइस ड्रॉप होता जा रहा है ये एक स्टैगफ्लेशन की तरफ लेके जाएगा हमारी इकोनॉमी को, तो ज़्यादा फर्दर रेट कट भी हम ड्रॉप नहीं कर सकते हैं, इस तरीके के सजेशन भी दिया जा रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडिजीनियस वैक्सीन फॉर न्यूमोनिया गेट्स नॉट, यानी कि न्यूमोनिया की जो वैक्सीन है उसको डीजीसीआई ने डीसीजीआई ने नोट दे दिया है कि वो अब यहाँ पे मैन्युफैक्चर हो सकती है इंडिया में, ये फुली इंडिजीनियस है, इंडिया बेस्ड है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ में ये हो जाता है कि वैक्सीन का नाम क्या है। वैक्सीन जो है न्यूमोकल पॉलीस्केराइड और कॉन्जुगेट वैक्सीन, ये इसका नाम है। किसने डेवलप की है? सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। और इसमें एक टर्म आया कि इसके जो क्लिनिकल ट्रायल्स थे अलोंग विथ इंडिया, गैम्बिया में भी इनके क्लिनिकल ट्रायल्स किए गए थे। तो अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है गैम्बिया कंट्री। गैम्बिया एक स्मॉल वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है, जो सेनेगल, बाउंडेड बाय सेनेगल, यानी कि सेनेगल के द्वारा घेरी हुई है, विथ अ नैरो अटलांटिक कोस्ट लाइन, जो अटलांटिक कोस्ट लाइन के अलोंग है। और अगर बात करें इसका इकोसिस्टम जो है काफ़ी अच्छा है, डाइवर्स इकोसिस्टम है अलोंग अराउंड गाम्बिया रिवर, यानी कि गाम्बिया रिवर जो यहाँ इसमें से बहती है, आपको लोकेशन अगर दिख रही होगी तो वेस्टर्न अफ्रीका पे आपको गैम्बिया अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में दिख रहा होगा। अच्छे से लोकेशन अगली स्लाइड में दिखाएंगे। तो थोड़ा पहले कैपिटल के बारे में बात करें तो कैपिटल है बैंजुल, करेंसी है गैम्बियन दालासी, प्रेसिडेंट है एडामा बैरो। तो गैम्बिया हमारी स्मॉल वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है जो बाउंडेड है सेनेगल के अराउंड। और इसमें जो रिवर है, मेन रिवर जो है वो गैम्बिया रिवर है। अगर हम प्रॉपर लोकेशन अगर देखें इन रिस्पेक्ट टू इंडिया, तो आपको दिख रहा होगा इंडिया के रिस्पेक्ट में अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के बिल्कुल एक्सट्रीमली वेस्ट पर है, ये बिल्कुल एक्सट्रीमली वेस्ट पे गैम्बिया स्मॉल बहुत छोटी सी है। और सेनेगल आपको दिख रहा होगा अराउंड ग्यूनिया और बेसिया के बीच में, ये इसका फ्लैग है। तो दैट्स ऑल फॉर, अगर आप जाके एक बार एटलस में भी अच्छे से देख सकते हैं गैम्बिया के, और इसके जो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड हैं वो भी एक बार देख सकते हैं, इसके कैपिटल वगैरह, पॉपुलेशन वगैरह क्या है क्या नहीं, एक बार स्टेट आप जाके देख सकते हैं, क्या लिटरेसी रेट है क्या नहीं, ये आपके लिए होमवर्क है। मैंने आपको लोकेशन दिखा दी है, एक्सट्रीमली वेस्ट, यानी कि जो हम कह सकते हैं वेस्ट जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है उसके बिल्कुल वेस्ट में जाकर है। और अगर ऊपर अपर पोर्शन की बात करें अफ्रीका के, जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उसके जस्ट अगर नीचे बात करें, और ट्रॉपिक इक्वेटर के बीच में है ये गैम्बिया, बात करें अच्छे से अगर देखें तो काफ़ी छोटी कंट्री है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है काफ़ी गैम्बिया अगर नाम आया है।
तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इतना हमारा, यहीं पे हम अपना रैप अप करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आने वाले टाइम में और भी अच्छी वीडियोस आएंगी और भी मटेरियल इंक्लूड किया जाएगा। तो बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, और जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं @study with VC। थैंक यू।